नमस्कार। पिछली तासिका में हमने कहानी का हिंदी HIN 212 का हमने शुरुआत की थी। उसमें पुस्तक 1 में कहानी, कथन मीमांसा और कहानी, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। इसमें इकाई 4 तक हमारा पूरा हुआ था। इकाई 5 का हमने अभी शुरू करेंगे। इकाई 5 में कहानी है मनोवैज्ञानिक कहानी। इसमें कहानी के शीर्षक है पढ़ाई। यह कहानी जैनेन्द्र कुमार जी की है। पढ़ाई में, कहानी का नाम है पढ़ाई। पढ़ाई में मनोविज्ञान, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पढ़ाई में सामाजिक पहलू कैसे होंगे, कहानी का शीर्षक, उसमें कौन कौन से पात्र का समावेश किया गया है, चरित्र चित्रण का भी हम देखेंगे। पढ़ाई की भाषा शैली कैसी है वह हम देखेंगे। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है यह हम देखेंगे। इस कहानी में पढ़ाई की कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी ने चिंतन की जानकारी हमें होगी। पढ़ाई कहानी से मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं हमें स्पष्ट होगी। पढ़ाई कहानी के द्वारा एक सामाजिक मान्यता का हमें परिणाम मालूम होगा। इस पढ़ाई कहानी के रचना विधान की विशेषता का यहाँ परिचय होगा। इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी ने हिंदी कहानीकारों में अपने नए दृष्टिकोण और अपनी शैली के कारण विशेष स्थान रखते हैं। प्रेमचंद जी के काल में आपकी पहली कहानी प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन अपने प्रेमचंद जी का रास्ता पकड़ा और न प्रसाद जी का। जैनेन्द्र जी ने अपना एक नितांत नया रास्ता अपनाया है। अपने मनोविज्ञान और दर्शन को आधार बनाकर अपनी रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की गई है। जैनेन्द्र जी धर्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म का अहिंसावाद आप पर प्रभाव डाल चुका था। इसी समय महात्मा गांधी जी का स्वाधीनता आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। इस काल में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। महात्मा गांधी जी के आंदोलन से आप इतने प्रभावित हो चुके कि अपने विश्वविद्यालय छोड़ दिया। आगे चलकर अपनी दार्शनिक विचारधारा पर गांधीवादी का गहरा रंग चढ़ा गया। जैनेन्द्र जी यह गांधीवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। इस कहानी में सुनैना नाम की एक 6 साल की लड़की है। उसकी माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित है। एक ओर उसके हृदय में प्यार है तो दूसरी ओर चिंता भी है। माँ के मन की यह तड़प, उसके मन का संघर्ष यहाँ मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का पति स्वयं निवेदक है और निरीक्षक भी है। यह निवेदक अपनी पत्नी सुनैना की माँ के मन के संघर्षों को मार्मिक ढंग से विश्लेषित भी करता है। इस विश्लेषण में व्यंग का कूट है, जो माँ की चिंता को असमय की चिंता सिद्ध करना चाहता है। हंसी खेल में एक माँ के हृदय के आंदोलन यहाँ स्पष्ट किए गए हैं। सुनैना की माँ को सुनैना के भविष्य की चिंता 24 घंटे घेरी रहती है। तब तो यह सब कुछ ठीक था, पर अब 4 बरस और गुजर गए हैं। वह 6 बरस के ऊपर भी
ऊपर की हो गई है। अब पुराना वह सब कुछ नहीं निभ सकेगा, ऊपर हो गए हैं। कहना, माने, शाउर और शाउर जानती नहीं। 6 बरस की लड़कियां दूसरी जमात तक पहुंच जाती है और एक यह है कि माँ का दूध नहीं छोड़ना चाहती। यह काम में माँ की अंगूठा दिखाकर भाग जाती है। माँ इससे बड़ी असंतुष्ट है। एक तो लड़की है, वह यो बिगड़ी जा रही है। बिगड़ जाएगी तो फिर कौन उसे संभालेगा? उसी के सिर तो सब पड़ेगा ही। सो वह भी औरों की तरह फिक्र करना छोड़ बैठी तो कैसे चलेगा? उसके पेट की कन्या जो है वो, पर दुनिया की बुरी है। दुनिया इतनी बुरी है कि उसके पढ़ना लिखना जैसे भी चीज अपने बीच में पैदा कर रखी है। इस दुनिया के मास्टर लोग भी हैं जो डंडा दिखाकर बच्चों को पढ़ा देंगे और आपसे रुपए लेकर पेट पाल लेंगे। और उसी दुनिया में एक चीज है प्रतिष्ठा। और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। और फिर ब्याज है, उसमें एक सास मिलती है और एक ससुर भी मिलता है। इस तरह यह कहानी प्रस्तुत की गई है। जैनेन्द्र जी की जैनेन्द्र जैनेन्द्र एक माता के हृदय की चिंता का कितना यथार्थ विश्लेषण करते हैं। वह अपने मन में यह सवाल दिन रात घोलती रहती है। पर जब तक अपने कर्तव्य के पालन में 24 चौकस बनी रहती है। वह कभी पति के सामने आकर उसे कोसती है, तुम तो देखते ही नहीं हो। नूनी यूं ही रह जाएगी। पढ़ने लिखने में उसका चित्त नहीं लगा रहता और तुम घर से बैरागी बन गए हो। क्यों नहीं बुलाकर उससे जरा कुछ कहते तुम? इसमें माँ ने अपनी बेटी के प्रति चिंता व्यक्त की है। उसे पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है। समाज में रहने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसका चित्रण जैनेन्द्र कुमार जी ने प्रस्तुत किया है। लेकिन इसमें सिर्फ माँ का ही हाथ नहीं, पिता का भी हाथ होना जरूरी है। पिता भी बच्चों के पालन पोषण में माँ बाप दोनों का समान अधिकार रहता है। जैनेन्द्र कुमार जी की कहानियों के शीर्षक प्रायः संक्षिप्त और व्यंजक होते हैं। शीर्षक पाठ को सीधे कहानी की ओर ले चलता है। जैनेन्द्र जी की कहानियों का शीर्षक 2 से लेकर 6 शब्द वाले रहे हैं। नूनी की माँ नूनी के पिता के पास शिकायत लेकर जब कोई आता है तब तुम तो देखते ही नहीं, नूनी की माँ कहती है, तुम तो देखते ही नहीं, बार बार मुझे ही देखना पड़ता है। ऐसा इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में मुख्यतः विवेचन प्रधानता रहती है। इस कहानी में नूनी की माँ की मानसिक उलट पुलट का विवेचन लेखक ने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बेटी की पढ़ाई को लेकर पति पत्नी के बीच का वार्तालाप, दूध पीने के प्रसंग को लेकर ननद भौजाई के बीच का वार्तालाप, गोपीचंद वाले खेल के समय का संभाषण जो अंत तक चलता है, इस कहानी को वार्तालाप प्रधान कहानी बनाते हैं। इनके कारण कहानी में संजीवता, कृतिशीलता और स्वाभाविकता पैदा होती है। वार्तालाप प्रसंगानुकूल
संक्षिप्त और व्यंजक है। तुम उसे नूनी रखना छोड़ दो, वह भी आप छोड़ खेलना, जिद करना, बचपना करना छोड़ दो। इस एक कथक में पूरी कहानी का सार भरा हुआ है। वातावरण निर्माण के लिए स्थान वर्णन नहीं है। गोपीचंद वाले खेल का विस्तार से वर्णन आता है, जो कहानी के चरण सीमा तक ले जाता है। नूनी की माँ के मनोविश्लेषण से भी काम लिया जाता है, लेकिन वातावरण चित्रण का खास प्रयोग इस कहानी कहीं नहीं किया गया है। इस कहानी की जो जैनेन्द्र कुमार जी ने जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, वह उन्होंने अपनी भाषा शैली के भाषा शैली का उपयोग करके यह कहानी उन्होंने प्रस्तुत की गई है। इस कहानी का उद्देश्य एक और मनोविश्लेषण है, तो दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई को लेकर समाज की व्यवस्था की अस्वाभाविकता की ओर से संकेत करना भी है। समाज में बेटी का पैदा होना माँ की चिंता और परेशानी का कारण भी होता है, लेकिन नूनी की माँ की मानसिक उलट-पुलट को यह प्रधानता दी गई है। कथानक में पढ़ाई कहानी के कथानक के शीर्षक पर पहले ही लिखा जा चुका था। पढ़ाई कहानी में घटनाएं लगभग नहीं है। माँ की इच्छा के अनुसार नूनी का दूध न पीना, न पढ़ना ही इसकी घटना है। बेटी की चिंता में माँ के मन का संघर्ष इस कहानी का प्रमुख आधार है। अतः इस कहानी के आरंभ, मध्य और चरम सीमा तक अंत नामक अंगों में बांटना उचित नहीं है। कारण यह कहानी किसी एक घटना से शुरू नहीं होती है। बेटी की चिंता की सोच से कहानी शुरू होती है। इस कहानी का पहला मोड़ उस स्थान पर आता है जब निवेदक स्वयं बेटी को पढ़ने की जिम्मेदारी लेता है। फिर एक मोड़ में बेटी का गोपीचंद गोपीचंद कित्ता पानी खेल खेलना इसका अंत होता है। माँ द्वारा नूनी को पकड़वा लाना और बंद करना। बेटी को बंधन से मुक्त करने के लिए निवेदन उसे पढ़ने की बात कहकर उसे मुक्त करता है और उसके साथ खेलना चाहता है, पर लड़की पुस्तक के माने पूछती है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि बच्ची की चिंता में डूबे माँ की सहनशीलता नूनी के खेल के साथ समाप्त होती है और उसी पकड़वाकर उसे बंद कर देती है। इसे हम कहानी की चरम सीमा कह सकते हैं। बच्ची की बहुत प्यार करने वाली माँ बंद करने का अप्रत्याशित निर्णय करती है, तब कहानी का विकास समाप्त हो जाता है। अतः यह चरम सीमा का स्थान है। कहानी के अंत में लेखक ने पुनः एक नया मोड़ उपस्थित किया है। वह स्वयं खेलना चाहता है। जब बेटी पुस्तक के माने पूछती है, इस प्रकार पढ़ाई के प्रश्न को पाठकों तक पहुंचाकर सही गलत का निर्णय पाठकों पर छोड़ देती है। घटनाओं के प्राय न रहते हुए जैनेन्द्र जी ने कहानी के कथानक को आरंभ से अंत तक आकर्षक, गतिशील, रहस्यमय तथा प्रभावशाली बनाया है और पाठकों के सामने एक प्रश्न उपस्थित किया है। उससे पाठक सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि माँ की पीड़ा सही है, बालकों की इच्छाएं सही है या समाज की मांग सही है। मनोविश्लेषणात्मक ढंग से जैनेन्द्र जी ने ये कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए हैं। इस कहानी में समाज का, माँ का और स्वयं
छोटे बच्चे का मनोविश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इकाई 6 में अचलित कहानी। अचलित कहानी में पंचलाइट, फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट, यह कहानी उन्होंने प्रस्तुत की गई है। इस कहानी का इस इकाई में समावेश किया गया है। इस इकाई को पढ़ने पर आपको अचलित यानी ग्रामीण कहानी के स्वरूप और विशेषताओं को समझ जाएंगे। अचलित यानी ग्रामीण कहानी। रेणु की रचना दृष्टि का परिचय इस कहानी में किया गया है। पंचलाइट के माध्यम से ग्राम जीवन की मानसिकता तथा व्याज्ञ ध्यान में आ जाएगा। अचलित कहानी की रचना विधि और रेणु जी की है। रेणु जी की लेखन शैली का उसमें परिचय किया गया है। फणीश्वरनाथ यानी रेणु जी। प्रेमचंद जी के पश्चात ग्राम जीवन को निकटता और गहराई से रेणु जी समझ पाए हैं। उत्तरी बिहार को पूर्णिया जिले में पैदा हुए रेणु जी ने अपने परिवेश को प्रदेश अचल को अपनी रचनाओं द्वारा सजीव बनाया है। पूरा प्रदेश अपने रूप, रस, गंध, नाद, आकार के साथ अपने साहित्य में उन्होंने उतारा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका साहित्य प्रदेश विशेष मात्र को ही चित्रित करता है। वास्तविकता यह है कि आम आदमी की आशा, आकांक्षाएं, व्यथा, पीड़ाएं, इच्छा, असमर्थताएं, अन्याय, अत्याचार की पीड़ाएं तथा जिजीविषा की आदम्य लालसाएं आपके साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। एक और रेणु जी का पूरा अचल अपनी समस्त शक्तियों और दुर्बलताओं के साथ व्यक्त होता है, तो दूसरी ओर वह शोषित, दमित जनसाधारण को व्यक्त करता है। समाजवादी विचारधाराओं से प्रतिबद्ध क्रियाशील कार्यकर्ता रेणु जी की सांस की शक्ति ग्राम जीवन की यथास्थिति पर इन्होंने बल दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि आपने अपने सिर्फ अचलित तथा ग्राम जीवन पर ही अपने लेखनी उन्होंने चलाई है। ग्राम जीवन तथा अचल अपनी अभिव्यक्ति का प्रमुख अंग है। अपने शहरी और महानगरीय जीवन को भी अपने रचनाओं में उन्होंने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है। अपनी लगभग 40 कहानियों में से करीबन आधी कहानी नगरों एवं महानगरों से संबंधित है। फिर भी ऐसी कहानियों के पात्र या ग्रामों से जुड़े हुए हैं। वहां से शहरों में पेट की खातिर आ गए हैं। कुल मिलाकर इतना कहना पर्याप्त होगा कि रेणु जी ने ग्रामीण जीवन की मानसिकता को केंद्र में रखकर स्वतंत्रता के बाद के आम आदमी की व्यथा और वेदना को उन्होंने वाणी दी गई है। इस कहानी में कथा वस्तु में एक ही प्रभाव पैदा करने वाली घटना महत्व रखती है। उपन्यास में घटना प्रसंगों की संख्या अधिक रखती है और एकाधिक प्रभाव की ही संभावना रखती है। कहानी में कम से कम काल, कम से कम घटनाओं तथा एक ही एक प्रभाव को महत्व रखता है।
कहानीकार इन विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पंचलाइट की घटनाओं का हम विश्लेषण इसमें करेंगे। एक देहात में जाति के अनुसार 8 टोले। महतो टोले को छोड़कर सभी टोलों के पास अन्य सार्वजनिक वस्तुओं के साथ पेट्रोमैक्स उन्होंने मेट्रोमैक्स भी है। महतो टोलों में गोंधन नामक युवक लड़कियों से आंखें लड़ाता है, इसलिए उसे बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। महतो टोलो 15 महीनों में प्रयत्नों के बाद पेट्रोमैक्स लाइट है। पूजा भजन के साथ पेट्रोमैक्स को बारना है। पेट्रोमैक्स में जलाने की पद्धति टोले में किसी को मालूम नहीं है। अन्य टोले वाले ताने कस रहे हैं। गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, अतः उसे माफी दी जाती है और मनाया भी जाता है। गोधन पेट्रोमैक्स बारता है। इस कहानी की कथा वस्तु की प्रमुख विशेषता यह है कि इस कहानी में ग्रामों विभिन्न जातियों के समूह टोलियां यानी समूह उसमें रहते हैं, लेकिन प्रत्येक टोली का अलग अलग संसार होता है। प्रत्येक जाति की अपनी अपनी अलग अलग पंचायत होती है। ग्राम की प्रत्येक जाति अपने अपने को दूसरी जाति से समकक्ष लाने में आत्मसम्मान महसूस करती है। ग्राम की प्रत्येक टोली अपने कामों में दूसरी टोली की सहायता लेने से आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते हैं। गुटबंदी के कारण ऐसा यह होता है। झूठी मान मर्यादा के कारण गोधन को बिरादरी में बाहर करते हैं तथा उसी झूठी मान मर्यादा के लिए उसे सम्मानित किया जाता है। ग्रामीण जीवन में समूह के आदर्श और कायदे कानून होते हैं और उनका पालन अनिवार्य माना जाता है। लेखक ने पंचलाइट जलाने की घटना को लेकर ग्रामवासियों की मानसिकता का मार्मिक चित्र इस कथा में प्रस्तुत किया गया है। पंचलाइट कहानी ग्राम जीवन के मान सम्मान को चित्रित करने वाली यह कहानी है। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद कर लाया है। गांव की अन्य 7 टोलियों के पास दरी, जमीन, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। महतो टोली के पास पेट्रोमैक्स नहीं है, इसलिए गांव में उसकी गर्दन झुकी रही है। इससे वे अपना अपना अपमान समझते हैं। 15 महीनों तक प्रत्यक्ष प्रयत्न करने के बाद वे पेट्रोमैक्स खरीदने के लिए धन जोड़ पाते हैं। निम्न जाति यह हालत है और दूसरी ओर आत्मसम्मान भी है। गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर नीचा दिखाने की प्रवृत्ति इस कथा के माध्यम से दिखाई देती है। इस कहानी का जो शीर्षक है पंचलाइट, इस कहानी का शीर्षक यह संक्षिप्त आकर्षक विषय के अनुसार नवीन तथा अर्थपूर्ण भी है। पंचलाइट शब्द आपको शब्दकोश में नहीं प्राप्त होगा। अंग्रेजी शब्द पेट्रोमैक्स का ग्रामीण पर्याय यह बनाया है। पंचलाइट बोली भाषा के कितने सार्थक शब्द का निर्माण किया है। पंचलाइट भी बोली में उतरकर पंचलाइट नहीं रह पाता, वह पंचलेट बन जाता है। रेणु जी ने उस अपनी सृष्टि दृष्टि से
कितना सार्थक शब्द पकड़ा है। इससे लेखक की अचलित जीवन की गहरी पैठ का परिचय प्राप्त होता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहानी शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाषा है। रेणु जी की कहानियों का भाषा अचलितता ग्रामीण परिवेश को सजीव बनाती है। अपने ठेठ देहाती बोली का ऐसा सार्थक प्रयोग किया है जो आपको अन्य ग्रामीण कहानीकारों से अलग कहता है। यह सही है कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द को अपनी कहानी का विषय नहीं बनाया जाता। वे सार्वजनिक कार्य के कायल थे और उनका सारा लेखन मानो उसी पर मरहम लगाने हैं और घाव को भरने की कोशिश थी। इसलिए उनकी रचनाओं में गिने चुने पात्रों के चरित्र चित्रण को पाना मुश्किल है, लेकिन पूरे समाज को पाना आसान है। पूरा समाज अपनी रचनाओं की कृतिशील है, अतः समाज की भाषा रेणु जी की रचनाओं की भाषा है। यह विशेषता उन्हें प्रेमचंद जी के कुछ मात्रा में अलग रखती है। फणीश्वर नाथ जी ने प्रधानता अचलित अथवा ग्राम जीवन प्रधान कहानी यहाँ लिखी हुई है। उनके अतिरिक्त अपने महानगर के चित्र उन्होंने प्रस्तुत करने वाली तथा राजनीति कहानियां भी लिखी है, लेकिन अपनी कहानियों में सामाजिकता का स्वर प्रधान है। मजदूर वर्ग देहात के निम्न जाति के लोग उनकी रचनाओं के केंद्र में रहते हैं। पंचलाइट कहानी में महतो टोले के टोलों के लोगों की विभिन्न भावनाओं का विशेष स्थान दिया गया है। इसमें अस्फुट प्रेम का संकेत आवश्यक है। टोली में पेट्रोमेक्स को खरीद कर लाने और उसे जलाने की घटना भी प्रमुख है। पूरी कहानी पेट्रोमेक्स या पंचलाइट के चारों ओर घूमती है, अतः इसमें घटना प्रधानता है। पंचलाइट चरित्र प्रधान कहानी है, कहानी नहीं है, घटना प्रधान कहानी। पंचलाइट यह घटना प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान नहीं है। घटना प्रधान यानी घटना के अनुसार जो घटना सामने घटती है उसके अनुसार वह कहानी तैयार की गई। इसमें एक आध टोली वाले देहात के महतो टोली की कहानी है। अन्य टोलों के पास पेट्रोमैक्स है, लेकिन महतो टोली के पास वह पेट्रोमैक्स नहीं है। इस टोली के प्रमुख को यह बात अखरती है। वे 15 महीनों के प्रयत्नों के बाद पेट्रोमैक्स खरीदने योग्य रकम जोड़ पाते हैं। रामनवमी के शुभ दिन पर वे पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं, लेकिन उसे बारने की विधि उन्हें मालूम नहीं है। उनके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है, लेकिन टोलों से बहिष्कृत गोधन के कारण उनकी गांव में आबरू जाने से वह बचते हैं। महतो टोली के पेट्रोमैक्स बहुत बड़ी कीमती वजनी वस्तु है, अतः रामनवमी के दिन में वे उसे खरीदते हैं। टोली में उसकी विधिवत पूजा होती है, भजन होते हैं, तब चलकर पेट्रोमैक्स को जलाया जाता है।
इस घटना के बीच गांव के अन्य टोलों के लोगों के व्यवहार, ताने कसना, मुखियाओं की प्रतिष्ठा न करने से गोधन को बहिष्कृत करना, उसे खोलना, उसको प्रेम आदि प्रसंग आए हैं। इनमें एक व्यंग अतहरित है। इस प्रकार इस घटना प्रधान कहानी का पेट्रोमैक्स महत्व टोलों की प्रतिष्ठा, खुशी, निराशा, उल्लास आदि भावना का प्रतीक उन्होंने बनाया है। इस प्रकार यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी बन जाती है। वैसे इस कहानी में पूरा महत्व टोला पात्र बनकर आता है। ग्रामीण जीवन में एक ही गांव के विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। पंचायत में गांव में 8 टोले रहते हैं। प्रत्येक जाति की अपनी अलग बिरादरी है, मुखिया है, सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, दरी, जाजम, सतरंजी, पेट्रोमैक्स, प्रत्येक की सभाचक्की अलग अलग है। दूसरे टोले के पास की वस्तुओं का अपने टोलों से होना ग्राम जीवन में जातिगत उच्च नीचता है। निम्न जाति के लोगों की प्रत्येक कृति का मजाक उड़ाया जाता है। पंचायत में पेट्रोमैक्स के लिए ब्राह्मण लालटेन कहकर पुकारते हैं। राजपूत टोले टोले को लोग हंसकर मजाक उड़ाते हैं। बनिया भी ताना कसता है। ये है ग्राम जीवन के सार्वजनिक संबंध। एक ही स्थान पर रहने के बावजूद प्रत्येक टोली का अपना अपना एक संसार है। अतः अपने टोले की छोटी सी घटना भी उनके उनके लिए बड़ा महत्व रखती है, प्रतिष्ठा का विषय बनती है। रेणु जी ने सहज ढंग से लेकर सूक्ष्म रूप से ग्रामीण जीवन की यथार्थता को चित्रित किया है। इस मानसिकता के कारण उसमें घायल करने वाला एक व्यंग्यवास करता है, जो अपने समाज जीवन की विद्रूपता को अजागर करता है। रेणु जी ने अपनी पूरी कुशलता एवं सहायता के साथ ग्राम जीवन की वास्तविकता को यहाँ इस कथा में चित्रित किया गया है। ग्राम जीवन की बारीकियों को सूक्ष्मताओं के साथ हम इस कथा के आधार पर जान पा सकेंगे। ग्राम जीवन की नस को पकड़ने की कुशलता महत्व रखती है। इसी कारण रेणु जी की कहानियां अपनी अलग पहचान देती है। इकाई 7 व्यंगात्मक कहानियां। भोलाराम का जीवन। हरिश्चंद्र परसाई। हरिश्चंद्र परसाई की भोलाराम का जीवन, यह व्यंगात्मक कहानी हम अगले तासिका को हम देखेंगे। इकाई 7 हम अगले तासिका को देखेंगे। थैंक यू।